छठा कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, छठा कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर इसका मतलब क्या होता है? आप दिन में 100 रुपए कमाती हो, 100 में से 80 रुपए खर्च कर देती हो और 20 रुपए बचा देती हो। ठीक है, 100 में से 80 रुपए आप खर्च कर देती हो और 20 रुपए बचा देती हो। 100 रुपए कमाती हो दिन का, तो 80 रुपए खर्च कर रही हो ना। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये इस 80 रुपए के बारे में ही बात करता है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स द प्रपोर्शन of income spent upon consumption, the proportion of income spent upon consumption, इनकम का कितना हिस्सा आखिर कंजम्पशन पे खर्च किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम का वो हिस्सा जो कि खर्च किया जा रहा है किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं मैम। एक होता है एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड होता है, सॉरी तीन नहीं, दो ही तरीके के हैं, तीसरा तो वाला बेकार, उसको नहीं लेते हैं। दूसरा होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या, ये मैंने आपको पहले ही बताया क्या है। इट मींस proportion of income spent upon consumption। ठीक है, क्या मतलब है? इट मींस proportion of income spent upon consumption, इनकम का वो हिस्सा जो कि कंजम्पशन पे खर्च किया जा रहा हो वो कहलाता है propensity to consume। इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन पे खर्च किया जा रहा हो वो कहलाता है propensity to consume। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कौन कौन सा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप कैसे कंप्यूट करोगे? आपने कंजम्पशन पे जो खर्च किया उसको डिवाइड कर दो इनकम से अपनी टोटल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप कैसे कंप्यूट करोगे? आपने जो कंजम्पशन पे खर्च किया उसको अपनी इनकम से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कंप्यूट करोगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कंप्यूट करोगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके। मैम डेल्टा किसे रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज डेल्टा रिप्रेजेंट? ये जो साइन है इसको डेल्टा कहते हैं। हाँ, चेंज, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करोगे तब आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे आएगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, अगर इतना क्लियर है और ये सब नोट कर लिया हो तो फिर मैं एग्जांपल लेके आपको ये चीजें समझाऊं कि एपीसी एमपीसी कैसे निकालेंगे। सर कर लिया नोट। चलो बढ़िया है, एग्जांपल लेते हैं। इनकम वाई, 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन सी, 60, 140,
220, 300, 380, 460। सबसे पहली चीज क्या निकालनी है? एपीसी। ये कैसे आएगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम करके। एपीसी कैसे आएगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम करके। तो निकालिए। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी या डैश पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इन्फिनिटी या डैश। 140 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? 1.40। 220 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो कितना आएगा? 1.10। 300 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.00। 380 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95। 460 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.92। ये रहे आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कैसे आएगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे आएगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। पहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप नहीं निकाल सकती। जीरो इनकम लेवल पे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि वहां पे चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम निकालना असंभव है। ठीक है, 0 रुपीज के इनकम के ऊपर चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम निकालना असंभव है। इस वजह से आप उस पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं निकाल सकती। सेकंड वाली जो इनकम है आपकी 100 रुपए, उस पे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकती हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है? 80 का। और आपकी इनकम में कितने का चेंज हो रहा है? 100 का। आपकी कंजम्पशन में कितने का चेंज हो रहा है? 80 का। और आपकी कंजम्पशन इनकम में कितना चेंज हो रहा है? 100 का। तो 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.80। तो आपका यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो जाएगा? 0.80। ठीक है, अब नेक्स्ट पे कंजम्पशन पे कितना चेंज है? 80 का। उसके बाद कितना चेंज है? 100 का। तो फिर 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे, कितना आएगा? 0.80। उसके बाद फिर कंजम्पशन में कितना चेंज है? 80 का। इनकम में कितने का चेंज है? 100 का। 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे, कितना आएगा? 0.80। ठीक है, कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ? 80 का। इनकम में कितने का? 100 का। तो कितना आएगा एमपीसी? 80 डिवाइड बाय 100, 0.80। और लास्ट वाले में भी 0.80 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ाया था और इनकम भी कांस्टेंट रेट से बढ़ा है, तो इसीलिए एमपीसी हर एक लेवल के ऊपर क्या है? सेम है। ठीक है, क्योंकि आपने कंजम्पशन और इनकम एक कांस्टेंट रेट से बढ़ाया था, इस वजह से क्या है? एमपीसी और एमपीसी जो है वो हर लेवल के ऊपर सेम है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये 1.40 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आप अपने कंजम्पशन के ऊपर अपनी अपनी इनकम का 140% या 1.40 टाइम्स, अपनी इनकम का 1.40 टाइम्स खर्च कर रहे हो अपने कंजम्पशन पे। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी इनकम का 140% आप खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है करना। ठीक है, 1.10 क्या कह रहा है? कि अपनी इनकम का 110% खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे। अपनी इनकम का 110% खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, अपनी इनकम का 1.10 टाइम्स आप खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे। ठीक है, अपनी इनकम का 1.10 टाइम्स खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एपीसी और एमपीसी निकालते हैं। नोट कर लिया? Yes. समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, कुछ पॉइंट्स नोट करिए। जाग रही हो? Yes, sir. ओके। मुझे तो यही नहीं समझ में आता आजकल के मनुष्य दोपहर में क्यों सोते हैं।
दोपहर में सोना अपराध है। MPC इज, इसके आगे आप नोट करेंगी, डिनोटेड बाय बी। ठीक है, MPC को हम बी लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी लेटर से। सेकेंड पॉइंट, MPC always lies between 0 to 1। MPC हमेशा हर एक लेवल के ऊपर हमेशा 0 से 1 के बीच ही होगा मैम। ठीक है, किसी भी लेवल पे आप कंप्यूट करोगे MPC हमेशा वो 0 से 1 के बीच ही आएगा। नेक्स्ट, MPC is also known as slope of consumption curve। ठीक है, MPC को कंजम्पशन कर्व का स्लोप भी कहा जाता है मैम। ठीक है, MPC जो है उसको स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, याद है आपने एक एग्रीगेट डिमांड का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था? एग्रीगेट डिमांड का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन निकालने के लिए। क्या देखा था? कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मल्टीप्लाइड बाय इनकम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला देखा था ना एग्रीगेट डिमांड जब पढ़ रहे थे, और उसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब पढ़ रहे थे, तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इनटू इनकम, और स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को ही आप एमपीसी कहती हो। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को ही एमपीसी कहती हो। ये मैंने आपको बताया था कि ये उस वक्त मैंने नहीं बताया कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, क्योंकि इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वहां देखेंगे। कहा बोल रही हो? सर बताया था। हाँ, ये चीज बताई थी कि एमपीसी को स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कहते हैं और बी लेटर को स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर उतनी ज्यादा चर्चा नहीं की थी एमपीसी के ऊपर, क्योंकि ये बताया था कि इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, एमपीसी वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो एमपीसी आपका कंजम्पशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कंजम्पशन कर्व के स्लोप को। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए हैं? यस सर। चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है? ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में किस तरीके से आ सकता है? तो लिखो पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम कॉमा कंजम्पशन एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? क्वेश्चन मार्क। एवरेज की जगह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी दिया जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम कॉमा कंजम्पशन एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी मिल सकता है, तो फिर उस केस में आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का शेड्यूल नहीं बनाएंगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बनाएंगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें चलो एक फ्रेश बना लेते हैं शेड्यूल इसके लिए। इसका सोल्यूशन आप नोट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप इनकम, कंजम्पशन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशनशिप दिखाओगे।
इनकम कंजम्पशन और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन अपॉन इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन अपॉन इनकम 0 10 20 30 40 50 ठीक है। इनकम क्या क्या है 0 10 20 30 40 50 कंजम्पशन पे आप कितना खर्च कर रहे हो यहाँ पे 6 रुपये यहाँ पे 14 यहाँ पे 22 यहाँ पे 30 ये 38 और यहाँ 46 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाले तो कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी या डैश जो भी लिखना चाहो 14 डिवाइड बाय 10 1.40 22 डिवाइड बाय 20 1.10 30 डिवाइड बाय 30 1.00 ठीक है 38 डिवाइड बाय 40 0.95 46 डिवाइड बाय 40 0.92 अच्छा ये फिगर्स मैंने अपने आप से लिए हैं आप किसी भी तरीके से अपने फिगर्स ले सकती हो और अपना एक शेड्यूल बना सकते हो ठीक है फिगर्स आप अपने हिसाब से लेकर अपना खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो बस इनकम कंजम्पशन और एपीसी की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होनी चाहिए उससे ठीक है तो ये शेड्यूल हमारा बन गया अब शेड्यूल बनाने के बाद अगर आप देखो तो इस शेड्यूल के 3 पार्ट्स हैं ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपका एपीसी क्या हो रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना यहां तक आपका एपीसी क्या है ग्रेटर देन 1 आ रहा है और ये वाला जो इनकम और कंजम्पशन लेवल है यानी जब हमारा इनकम और कंजम्पशन बराबर है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ये जो ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है यहाँ पे एपीसी मेरा इक्वल टू 1 आ रहा है और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे मेरा एपीसी लेस देन 1 आ रहा है ना ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मेरा एपीसी ग्रेटर देन 1 आ रहा है यहाँ पे एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे इक्वल टू 1 आ रहा है और नीचे लास्ट के दो में मेरा एपीसी लेस देन 1 आ रहा है ऐसा है कि नहीं बताओ यस सर तो फिर अगर आप ध्यान से और देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये 3 जो है नी ये 3 इनकम लेवल्स यहाँ पे आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है इन 3 लेवल पे आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो जब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तब आपका एपीसी क्या है ग्रेटर देन 1 है जब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तब आपका एपीसी ग्रेटर देन 1 है अब इस लेवल पे क्या है इस लेवल पे आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम ब्रेक इवन पॉइंट है ना यहाँ पे क्या है आपका कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है तो जब आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम देन योर एपीसी इज इक्वल टू 1 जब आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम देन योर एपीसी इज इक्वल टू 1 और फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें क्या है हियर योर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम योर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम सो योर एपीसी इज लेस देन 1 ठीक है ये रिलेशनशिप हुई इसकी इन तीनों के बीच ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई शेड्यूल बना के आपने ये रिलेशनशिप बनाई है अब ये रिलेशनशिप लिखनी भी पड़ेगी मैम आपको समझ में आया समझ में आया जब 11th में भी टी यू एम यू इन सब के बीच रिलेशनशिप पूछता होगा तो आपको एक शेड्यूल बनाना रहता होगा और शेड्यूल के बाद ये रिलेशनशिप इसी तरीके से लिखना पड़ता रहा होगा आपको है ना तो यहाँ पे भी सेम है ये आपने शेड्यूल बनाया और इस शेड्यूल से ये रिलेशनशिप निकल रही है तो अब इसको आपको लिखना भी पड़ेगा तो पहला पॉइंट लिखो पहला पॉइंट है व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम then APC is greater than 1 full stop
when consumption is greater than income, then APC is greater than 1. Full stop. Second point, when consumption is equal to income, then APC is equal to 1. Full stop. When consumption is equal to income, then APC is equal to 1. Full stop. And last point, when consumption is less than income, then APC is less than 1. Full stop. When consumption is less than income, then APC is less than 1. क्लियर है? लिख लिया तीनों पॉइंट? यस सर। पक्का? सो तो नहीं रही हो? जितनी देर डिक्टेट करता हूं मैं सो तो नहीं जाती हो? कहो एक नींद मार लेते हैं सर 5 मिनट की, ऐसा तो नहीं है? नो सर। चलो बता के सोना जब भी सोना। ये रहा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व और ये रहा कंजम्पशन कर्व। ये बना है ट्रायंगल ऑफ 45 डिग्री। ये क्यों बता रहे हैं सर? यहाँ पे आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है ना, एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम, है ना? तो इस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है ना, इस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है, इसी को आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो, है ना? यहाँ पे आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बताओ, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है कि इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है? कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है कि इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है? सर ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा सर? सही बात है, कैसे पता चलेगा? यहां पे जज करना इजी है, जज करना वैसे ऊपर भी इजी है। मैम कर्व में अगर आप दो लाइंस को देख रही हो और आपको यह डिटरमाइन करना है कि कौन किससे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे दो लाइन कौन सी है, एक इनकम की लाइन है, एक कंजम्पशन की लाइन है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे ये वाला पर्टिकुलर एरिया है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में इनकम ज्यादा है कि कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये आप कैसे डिटरमाइन करोगी? जिसका कर्व ऊंचा है ना, जिसका कर्व ऊंचा है वो ज्यादा होगा। तो अब मुझे बताओ ऊंचा ज्यादा इनकम का कर्व है कि कंजम्पशन का कर्व है? क्योंकि जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो उतने ज्यादा अबव कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई लेवल पे होगा ना, ये उतना ज्यादा बड़े लेवल पे कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई लेवल पे ये होगा ना, वाई एक्सेस पे उतने ही बड़े लेवल पे आएगा ना वो। जो कर्व जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ज्यादा बड़े लेवल पे आएगा ना वाई एक्सेस पे। इसी वजह से जो कर्व जितना ज्यादा ऊंचा होगा वही अल्टीमेटली ज्यादा होगा दूसरे वाले से। तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा ऊंचा है यहाँ पे कि कंजम्पशन कर्व ज्यादा ऊंचा है इस पोर्शन में? बताओ, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा ऊंचा है कि कंजम्पशन कर्व ज्यादा ऊंचा है इस पोर्शन में? अरे बोलो। यू कहा है? अब मैसेज कहा कर रही हो? मौन व्रत रख लिया क्या? हैं? आपके मैसेज देखने के लिए बार बार इधर उधर करना पड़ेगा? माइक खोल के जवाब दो मैम, इतना भी ना सो, ठीक है? ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ज्यादा ऊंचा है, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इस पोर्शन में क्या है? ज्यादा है, यानी इनकम ज्यादा है किससे? कंजम्पशन से।
तो यहाँ कंजम्पशन इज लेस देन इनकम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बताओ मैम, कौन ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है कि कंजम्पशन ज्यादा है? यहाँ पे कौन ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है कि कंजम्पशन ज्यादा है? कितने पोर्शन में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, बताओ। अरे बोलो, क्या ज्यादा है? हेलो, कंजम्पशन। अरे मैम मुंह खोलने का क्या लोगी, मैसेज कर बार बार देख के पलट किया आपका। माइक खोल के जवाब दो, मैं मैसेज बंद कर रहा हूँ, मैसेज नहीं देखूंगा बैठ के, ठीक है। इस पोर्शन में क्या होगा, कंजम्पशन विल बी ग्रेटर देन इनकम, क्योंकि कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन का कर्व ज्यादा ऊंचा है इन कंपैरिजन टू इनकम कर्व। कंजम्पशन का कर्व ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकम कर्व, इसी वजह से इतने लेवल पे क्या होगा, आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर इनकम, ठीक है। कंजम्पशन विल बी ग्रेटर देन इनकम। क्लियर है मैम? तो ये जो रिलेशनशिप थी, अच्छा जितने पोर्शन में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जितने पोर्शन में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, आपका ईपीसी क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू वन आएगा, और इस पोर्शन में क्या होगा, लेस देन वन आएगा, ठीक है। इतने पोर्शन में क्या होगा, ग्रेटर देन वन आएगा, इसमें इक्वल टू वन आएगा, और फिर यहाँ पे लेस देन वन आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये चीज समझ में आ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, इनकम कंजम्पशन और एबीसी के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आया कि नहीं आया, इनकम कंजम्पशन और एपीसी के बीच, बोलो। हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, सो गई, हेलो, हेलो, ओ, Yes, sir. समझ में आया पूरा, शेड्यूल और कर्व सब समझ में आ गए, कोई डाउट इसमें कि नहीं? यही था आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्वेश्चन एमपीसी के कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है मैम, तो आप वहां पे एपीसी की जगह एमपीसी का शेड्यूल बना लोगी, यानी एपीसी की जगह वहां बस एमपीसी होगा शेड्यूल में, ठीक है। और एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करता है, ठीक है। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच लाया करता है, और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो तो कांस्टेंट रहता है, तो उसकी रिलेशनशिप हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, और एक ऐसे ही कर्व बना देंगे आप एमपीसी के लिए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, सर थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। अरे चलेगा मैम, क्या है, लेकिन बोल के जवाब दो, कम से कम इससे समझ में आता है कि आप जाग रही हो। सर तभी तो मैसेज कर रहे थे। मैसेज से समझ में नहीं आता मैम, लोग आजकल नींद में भी मैसेज कर देते हैं, ठीक है। सर सब लोग आपके जैसे नहीं होते। चलो, क्लियर है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरा क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, तो अब प्रोपेंसिटी टू सेव देखेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स।
ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या था? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अपॉन कंजम्पशन। क्या था? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अपॉन कंजम्पशन। तो प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या बताएगा? प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अपॉन सेविंग्स, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अपॉन सेविंग्स, यानी इनकम का वो हिस्सा जो कि व्यक्ति बचा रहा है, इनकम का वो हिस्सा जो कि व्यक्ति बचा रहा है वो बताएगा क्या? प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की कैपेसिटी बताई जा रही है कि वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव कर रहा है। प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या बता रहा है? एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की इनकम का वो हिस्सा बता रहा है जो कि वो सेव किए ले रहा है। क्लियर है? तो इट शोज, proportion of income के बाद हाँ, proportion of income के बाद प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम, वो वाली चीज ना लिखो जो लिखवा रहा हूं, ये लिखो। प्रोपेंसिटी ऑफ टू सेविंग्स का मतलब इट शोज द कैपेसिटी ऑफ हाउस होल्ड्स टू सेव with a given amount of income। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना हिस्सा सेव किए ले रहा है उसको दिखाता है क्या? प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड अपनी इनकम से कितना हिस्सा सेव किए ले रहा है उसको दिखाता है प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। ये भी दो प्रकार की होती है, एपीएस और एमपीएस। एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कैसे आएगा? सेविंग्स अपॉन इनकम। ठीक है, कैसे आएगा? सेविंग्स अपॉन इनकम। और नेक्स्ट होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस। अरे कंज्यूम कहाँ लिख रहे हैं? सेविंग्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। ये कैसे आएगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या होगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर है? शेड्यूल बना लेते हैं इसके लिए। इनकम, सेविंग्स, एक सेकंड में। हाँ मैम, 0, 100, 200, 300, 400। सेविंग्स ले लो, पहली वाली तो नेगेटिव होगी। 0, 60, 120, 180। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, ये कैसे आएगा? सेविंग्स अपॉन इनकम करके। तो जस्ट लाइक जब आप +60 को डिवाइड कर रही थी 0 से तो इन्फिनिटी या डैश आ रहा था हमारा आंसर, यहाँ पे भी जब आप -60 को डिवाइड करोगे 0 से तो आंसर इन्फिनिटी या डैश ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर इन्फिनिटी पे ही आता है। ठीक है, जब आप 0 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या होगा?
0। 60 डिवाइड बाय 200 करोगे तो कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो आएगा 0.30। 120 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.40। 180 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा समवेयर अराउंड 0.45। ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो पहले पे तो आप चेंज निकाल नहीं सकते, जैसा कि आपने एपीसी में देखा था, एमपीसी में देखा था। ठीक है। जीरो इनकम के ऊपर चेंज निकालना संभव नहीं, इसलिए यहाँ डैश किए दे रहे हैं। दूसरे में हम सेविंग निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ, 60 का। इनकम में कितने का चेंज हुआ, 100 का। तो ये कितना आएगा, 60 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.60। ठीक है। फिर नेक्स्ट कितने का चेंज हुआ, 60 का। इनकम में कितने का चेंज हुआ, 100 का। तो 60 डिवाइड बाई 100 0.60। फिर इन सेविंग्स में कितने का चेंज हुआ, 60 का। फिर इनकम में कितने का चेंज हुआ, 100 का। तो 60 डिवाइड बाई 100 0.60। फिर कितने का चेंज हुआ, 60 का। फिर इनकम में 100 का, तो कितना हुआ, 0.60। ठीक है। तो ये आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसी के नीचे दो तीन बातें लिख लीजिए कि एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। MPS is also known as slope of savings curve। ठीक है। जैसे एमपीसी को स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कहा जाता है, वैसे ही एमपीएस को स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व कहा जाता है। और जैसे एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, वैसे ही एमपीएस भी हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। क्लियर है ये चीज कि नहीं? प्रोपेंसिटी टू सेव क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? ये सब रब किया जाए। सर आपने एग्जांपल दिया था, लाइक 100 रुपीज है तो उसने 80 जब स्पेंड कर दिया तो जो उसका 20 बचा वही उसका सेविंग्स हो गया ना। 20 उसकी सेविंग्स है, 20 डिवाइड बाय 100 कर दो, 0.20 उसका एपीएस है। ठीक है। 20 डिवाइड बाय 100 कर दो, वही उसका एपीएस है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब कुछ छोटे मोटे फंक्शनल फॉर्मूले देख रहे हैं, मतलब वो उससे हमें कुछ रिलेशनशिप्स बनाने में मदद मिल रही है, इसलिए उनको देखेंगे। देखो, आप जानती हो इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, है ना? इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है कि नहीं है? यस होता है ना? अब अगर मैं इस हिस्से को y से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मुझे इसे भी y से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे y से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी y से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल यही कहता है, पता है कि नहीं?
तो इसीलिए अगर मैं कंजम्पशन प्लस सेविंग्स को y से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे y को भी y से डिवाइड करना पड़ेगा ना। यस सर। अब ये दोनों डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 1। और कंजम्पशन प्लस सेविंग्स डिवाइड बाय y, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक किस तरह करता हूं? कंजम्पशन अपॉन इनकम प्लस सेविंग्स अपॉन इनकम, इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेता हूं क्योंकि कंबाइन किया था, एलसीएम लेके कंबाइन किया था, तभी तो ये आ रहा था c प्लस एस डिवाइड बाय वाई। तो अलग अलग कर देता हूं तो इस तरीके से हो जाएगा c अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, कॉमन एलसीएम इनका। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है ये वाला स्टेप भी? ये वाला स्टेप भी क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब कंजम्पशन अपॉन इनकम का मतलब क्या होता है, आपने देखा है क्या? एपीसी। और सेविंग्स अपॉन इनकम का मतलब क्या होता है? एपीएस। तो यानी इसका क्या मतलब बना? एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव्स जोड़ो किसी भी एक इनकम लेवल पे, किसी में कॉमन इनकम लेवल पे, तो हमेशा आंसर बनाएगा। ठीक है, किसी भी एक कॉमन इनकम लेवल पे आप उसका एपीसी और एपीएस जोड़ दो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नहीं विश्वास होता तो 100 रुपए वाले के देख लो, 80 उसकी कंजम्पशन थी, 20 उसकी सेविंग्स थी, तो उसका एपीसी कितना आएगा? 0.80। उसका एपीएस कितना आएगा? 0.20। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। है क्लियर है? यस सर। इसी तरह अगर आपको चेंज इन इनकम निकालना हो तो भी यही तरीका होगा कि आप चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन सेविंग्स को जोड़ दो, है ना। और फिर अगर आपको इधर पाई से डिवाइड करना है, यानी चेंज इन इनकम से डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ पे तो चेंज इन इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी चेंज इन इनकम से डिवाइड मारना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें चेंज इन इनकम से डिवाइड मारना पड़ेगा, तो मार देते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस। ये कट पटा के 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या है मैम? एमपीसी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या है? एमपीएस, विच इज इक्वल टू 1। ये सेकंड चीज हमने डिराइव की यहाँ पे, क्या कि किसी भी एक इनकम लेवल पे अगर आप उसका एमपीसी निकाल रही हो, ठीक है, और उसका एमपीएस निकाल रही हो, तो दोनों को जोड़ोगे तो भी हमेशा बनाएगा आंसर। किसी भी एक इनकम लेवल पे अगर आप उसका एमपीसी निकाल रही हो और एमपीएस निकाल रही हो, ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ दोगे तो हमेशा आंसर बनाएगा। क्लियर है? यानी स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व प्लस स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व प्लस स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व इज इक्वल टू 1। क्लियर है मैम? यस सर। क्लियर है? इसके लिए भी एग्जांपल चाहिए क्या? इसके लिए क्या एग्जांपल चाहिए? चलो चलो देखते हैं फिर एग्जांपल। इनकम ले लो 100 और दो 100। कंजम्पशन पे आप यहाँ कितना खर्च कर रही थी? 80। सेव कितना कर रही थी? 20। ठीक है, यहाँ पे
ले लो 160 खर्च कर रही हो और सेविंग्स कितनी हो रही है 20। तो कंजम्पशन पे कितना चेंज हो रहा है 80 का, इनकम में कितने का चेंज हो रहा है 100 का। तो 80 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100 हमारा एमपीसी कितना हो गया 0.80। सेविंग्स में कितने का चेंज हो रहा है 20 का, सेविंग्स में कितने का चेंज हो रहा है 20 का, और इनकम में कितने का चेंज है 100 का। तो 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 0.20। क्लियर है ये चीज। अब 0.80 प्लस 0.20 जोड़ो तो कितना आएगा, अपन आएगा ना, यही बात है यहाँ पे। ठीक है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होगा, हमेशा एक इनकम लेवल पे, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इसमें? हाँ नो सर। खैर क्या ही पता, जब आप पढ़ती हो तब आपको डाउट्स आते हैं, और आज तो आप वैसे सो रही हो, नींद में हो, कहाँ से डाउट आएंगे? ये भी तो है। आपकी क्लास मैम मुझे लगता है कि रात में 8 बजे शिफ्ट कर देनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो सर हम 7 बजे सो जाएंगे, लेकिन हम सो के उठने के बाद ही क्लास करेंगे। सर क्या आप दोपहर में नहीं सोते कभी कभार? हाँ सोते हैं। रात के 4 बजे ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। हाँ कितने बजे ले लें? सर रात के 4 बजे। रात के 4 बजे नहीं, उसको सुबह के 4 बजे कहते हैं। सर मेरे लिए रात दे देती। ओह नहीं मैम, दुनिया आपकी सुविधा अनुसार नहीं चलती, ठीक है? दुनिया के 99%। 4 बजे ले लीजिए। हाँ तो आप इसको मॉर्निंग मान लीजिए। ओके, फिर तो मैं ही आपको सोता मिलूंगा, और आप चाहे जितने फिर फोन कॉल्स करें मैं तो फोन उठाऊंगा ही नहीं। ठीक है, आज आप मेरे फोन से ही जगी थी ना? सर मेरा फोन साइलेंट था, मेरे भाई जगाया मुझे। अच्छा आपका भाई कौन सी क्लास में है? फिफ्थ में। गजब, वो आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नहीं कह रहा था, मैं क्लास का टाइम हो गया, मैं नहीं करना। आइटम नेगेटिव ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0। पहला आइटम है एपीसी। क्या एपीसी कभी नेगेटिव होता है? नो, इट इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या ये कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है ग्रेटर देन 1? कब हो सकता है ग्रेटर देन 1? जब आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। एपीसी ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। क्या ये 0 हो सकता है कभी भी, इक्वल टू 0? नो, इट कैन नेवर बी 0। ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी 0, क्योंकि इसका 0 होने का अर्थ क्या होगा? इसका 0 कब हो सकता है? जब कंजम्पशन 0 हो। ठीक है, जब, क्योंकि एपीसी का मतलब क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो जब कंजम्पशन 0 होगा तभी आपका एपीसी 0 आएगा। तो कंजम्पशन तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, हम कभी भी खाना छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी 0 बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। ओके, सेकंड एमपीसी। मैम बताओ, क्या एमपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? छोड़ो, आप सो रही हो तो क्या बताओगी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, शेड्यूल बनाया था हमने, आपने देखो उसमें कभी भी हमारा एमपीसी नेगेटिव नहीं था। क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नो, क्योंकि एमपीसी की तो कंडीशन ही है कि हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। एमपीसी विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1।
तो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। नो, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बातें क्यों लिखवा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबरों के, कि क्या कभी एमपीसी जैसे कि ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एक्सप्लेन विद रीजन, मतलब टेल विद रीजन, ऐसा कुछ 2 या 3 नंबरों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे ये बातें काम आएंगी। ठीक है, वहां आपको रीजन तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। और क्या ये कभी इक्वल टू 0 हो सकता है एमपीसी? यस, क्योंकि इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये हमेशा, इसका लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। यस, बिकॉज इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। थर्ड आइटम क्या है? ईपीएस। बताओ मैम, क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ सर, सेविंग्स में एक होता तो है नेगेटिव वैल्यू, उसकी वजह से नेगेटिव आएगा क्या ये? बताओ मैम, क्या आएगा नेगेटिव? हम्म, क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? पता नहीं। ले, मैंने आपको अवसर किस लिए दिया कि आप बुद्धि का प्रयोग करें? आप क्या नहीं है, पता नहीं हमारे पास बुद्धि है कि नहीं? ये क्या बात हुई, बताओ। हम्म, अरे कुछ तो तुक्का मार लो। सर नहीं हो सकता। हो सकता है। सेविंग्स क्या नेगेटिव नहीं हो सकती? और सेविंग्स क्या जरूरी है केवल जीरो इनकम लेवल पे ही सेविंग्स नेगेटिव हो? उससे आगे भी हो सकती है नेगेटिव। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है कि केवल 0 रुपीज की इनकम लेवल पे ही हमारी सेविंग्स नेगेटिव हो, उससे आगे भी नेगेटिव हो सकती है। अगर 0 लेवल के ऊपर नेगेटिव है तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां आप 0 रुपीज की इनकम से डिवाइड मार रहे हो, इस वजह से एपीएस क्या है, वो एपीएस कह रहा हूँ, एपीएस नहीं एमपीएस की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, अरे सॉरी, एपीएस की थी, क्या लिख रहे हैं? हाँ, एपीएस की बात हो रही है ना, क्योंकि वहां पे आपका इनकम लेवल 0 होगा, तो आप 0 से डिवाइड करोगे, इस वजह से वो इंफिनिटी पे आ जाएगा। लेकिन अगर 0 लेवल के इनकम के बाद आपकी सेविंग्स भी नेगेटिव है, तो उसके बाद जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगा, तो उस वजह से आपका कुछ ना कुछ एपीएस तो आएगा ही, और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि आपका सेविंग्स लेवल नेगेटिव में है। जस्ट इमेजिनिंग, आपकी इनकम है 0, तो आपकी सेविंग्स है कितना? -60। तो यहां पे तो आपका एपीएस क्या आएगा? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि आप -60 को 0 से डिवाइड कर रही हो, इस वजह से ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन आपका इनकम हो गया 100 और आपका सेविंग्स है कितना? -20। ठीक है, अभी भी आपकी सेविंग्स पॉजिटिव में नहीं आई है, यहां तक कि 0 पे भी नहीं आई है, ये अभी भी नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पे आप एपीएस निकालोगी कैसे? सेविंग्स जो है आपकी कितनी? -20 डिवाइड करोगी किससे? इनकम से, यानी 100 से, तो ये कितना आएगा? -0.20। ठीक है, यहाँ पे एपीएस कितना आ जाएगा? -0.20। ठीक है, तो यानी एपीएस कैन बी नेगेटिव। यस, इट कैन बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो सकता है? बिकॉज सेविंग्स कैन बी 0। मैम, क्या एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है?
क्या एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? एपीएस का मतलब दिमाग में रखना, सेविंग्स अपॉन इनकम। क्या एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? बताओ, क्या कभी एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है? अरे हाँ या ना में जवाब दो, वैसे भी तुक्का ही मारूंगी। सर आपने बताया था एपीएस वो इक्वल टू 1 हो सकता है। एपीएस इक्वल टू भी 1 नहीं हो सकता मैम। ग्रेटर देन 1 तो बहुत बड़ी बात है। एपीएस का मतलब क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव किए ले रही हो, इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव किए ले रही हो। तो अगर इक्वल टू 1 की बात करूं मैं, तो कब होगा? जब आप सारी की सारी सेविंग, सारी की सारी इनकम सेव कर लो। 100 रुपए कमाए, 100 का 100 रुपए सेव कर लिया, तो सेविंग्स हुई कितनी? 100 रुपए। इनकम हुई कितनी? 100 रुपए। तब ये क्या होगा? इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तब ये इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी की पूरी इनकम सेव किए ले रही हो। इसका क्या मतलब है? आप बिल्कुल भी उसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर खर्च नहीं कर रही हो। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप कंजम्पशन के ऊपर बिल्कुल खर्च ही ना करो। ठीक है, पूरी की पूरी इनकम सेव करने का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल भी कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रही हो, और ऐसा कभी होता नहीं है। इसी वजह से एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। और अगर इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? कि आपकी सेविंग्स जो है वो इनकम से ज्यादा है। आपकी सेविंग्स जो है वो इनकम से ज्यादा है, और सेविंग्स कभी इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जब एपीएस ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ये वाला हिस्सा 100 रुपए से ज्यादा हो, यानी इनकम से ज्यादा हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा, सेविंग्स वाला हिस्सा इनकम से ज्यादा हो, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सेविंग्स इनकम से ज्यादा हो। इसीलिए एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। नो, बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है एपीएस? क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है एपीएस? हैं? अरे बोलो। हैं? ठीक है, माइक काहे के लिए खोला था? बैकग्राउंड नॉइज सुनाने के लिए? जवाब दो। सर मुझे नहीं पता। ले, एपीएस 0 हो सकता है, इसका क्या मतलब है? सेविंग्स अपॉन इनकम। ये 0 कब होगा? जब आपका सेविंग 0 हो। और क्या कभी सेविंग 0 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, सेविंग 0 तो हो ही सकती है। ठीक है, जब आप अपनी इनकम का आप सारा पोर्शन खर्च कर दो, तो क्या होता है? सेविंग 0 हो जाती है। और जब सेविंग 0 होगी, तो जो कोई भी इनकम लेवल होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए हो, तो आप उससे डिवाइड करोगे तो सेविंग्स एपीएस तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए जब आपकी सेविंग 0 होती है, तब आपका एपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, क्यों? यस, व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू 0। फोर्थ, एमपीएस। बताओ मैम, एमपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या एमपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? एमपीएस मतलब चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? हैं? बोलो। सर हो सकता है। तुक्का मार रही हैं? घर जाके रिवाइज कर लेना ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, आप कह रही हो आपको समझ में आ गया है, लेकिन सब दिमाग में खिचड़ी बन गया लग रहा है।
ठीक है। एमपीएस नेगेटिव कैसे हो सकता है मैम? एमपीएस का मतलब क्या है? चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम आपस में डिवाइड हो रही है। तो आप जो चीजों का डिफरेंस निकाल रही हो, ठीक है, दो चीजों का डिफरेंस निकाल रही हो, तो डिफरेंस जब आप निकाल रही हो तो वो माइनस में कैसे हो सकता है? और वैसे भी आपने एमपीएस की एक प्रॉपर्टी लिखी थी, आपने थोड़ी देर पहले एमपीएस की एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा वो कभी हो नहीं सकता और ना ही 0 से कम हो सकता है कभी। सो इट कैन नेवर गो बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। और 0 से 1 के बीच ही रह सकता है, इसी वजह से ये कभी ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगा, ठीक है। एमपीएस कभी भी ग्रेटर देन 1 भी इसी वजह से नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 ही हो सकती है और मिनिमम 0। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 और इक्वल टू 0 ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ठीक है मैम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दोनों चीजें और प्रोपेंसिटी टू सेव के दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर डाली पूरा, और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव का। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, आज ही जाके पढ़ लेना इसको, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। शुरुआती कॉन्सेप्ट तो काफी इजी इजी थे ना, इजी ये भी है, बस ये वाले जो सवाल मैं पूछ रहा था आपसे, इसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना था। और आप क्योंकि अभी अभी नींद से उठी हो तो इसलिए दिमाग भी थोड़ा स्लो चल रहा है, वरना कॉन्सेप्ट तो इतना कोई हार्ड था नहीं। आपने देखा ही, एपीसी आपको समझ में आ रहा है, एमपीसी आपको समझ में आ रहा है, एपीएस आपको समझ में आ रहा है, एमपीएस आपको समझ में आ रहा है। बस ये जो सवाल मैं अभी पूछ रहा था इसके लिए हल्का सा दिमाग चला रहा था और दिमाग चला नहीं पा रही थी बस, ठीक है। इसीलिए क्लास से पहले सोना नहीं चाहिए, है ना? सही बात है। सर आपने तो लेट से ही लिंक भेजी थी। हैं? मैंने आपको कब लेट लिंक भेजी? सर आप भी सो ही रहे थे इस टाइम पे। तो मेरा दिमाग चल रहा है, ठीक है। और मैम मेरे को लेट इसलिए हो गया था कि मुझे वो तार वगैरह कुछ जोड़ने पड़ते हैं